तो नमस्ते गाइज, आज हम कक्षा 11वीं का सामान्य हिंदी का पेपर करने वाले हैं। जो कि साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं, उनका जो सामान्य हिंदी का पेपर आता है वो है ये 2024 का पेपर है। यहाँ पर ये 4 मिट गया है। 2024 का अभी अभी हुआ है, जो हमारे स्कूल के बच्चों का पेपर है। जहाँ पर आपको पहले 20 ऑब्जेक्टिव दिए जा रहे हैं, पहले आपको उन्हें करना है, फिर आपको और बाद में आपको प्रश्न करने। 3 घंटे 15 मिनट का यहाँ पर समय दिया गया है और पूर्णांक इसका 70 नंबर का। तो पहले आप बारीकी से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न है, परमाल रासो किस काल की रचना है। आपके ऑप्शन है ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। तो परमाल रासो जो है वो आदिकाल की रचना है। किसकी? आदिकाल की रचना है। और अब दूसरे प्रश्न पर देखते हैं, वीर गाथा काल नामकरण किया है। ए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी डॉक्टर नागेंद्र ने, डी जैनेन्द्र ने। तो जो वीरगाथा काल नामकरण किया था, वीरगाथा काल का जो नाम रखा था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रखा था। तो इसका भी हो गया। अब नंबर 3 वाला क्वेश्चन है, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई। देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि कबीर की मृत्यु काशी में हुई, लेकिन हम आपको सही बताएं तो कबीर की जो मृत्यु थी वो मगहर में हुई थी। कहाँ पर? मगहर में। और अब आपका चौथा प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई। जो अष्टछाप था, जो कि वल्लभाचार्य जी के बेटे थे विट्ठलनाथ द्वारा बनाया गया था, अष्टछाप की रचना की गई थी। तो उसकी स्थापना जो हुई थी कब की गई थी? 1565 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में, 1478 ईस्वी में, या फिर 1516 ईस्वी में। तो हम आपको बता देते हैं कि अष्टछाप की जो स्थापना हुई थी वो 1565 ईस्वी में हुई थी। कब? 1565 ईस्वी में। अब आपका 5वां प्रश्न है, भक्तमाल के रचनाकार हैं। मतलब कि भक्तमाल के जो रचनाकार हैं वो कौन है? अग्रदास हैं, नंददास हैं, नावादास हैं, चीत स्वामी जी हैं। तो जो भक्तकाल था, भक्तकाल, इसके जो रचनाकार थे वो नावादास जी थे। कौन थे? नावादास। अब आपका 6ठा प्रश्न है, तुलसीदास के बचपन का नाम है। राम गोसाई, राम भोला, भोला राम, शिवराम। तो इसकी एक स्टोरी है कि उनके बचपन का नाम था। जब तुलसीदास का जन्म हुआ था, कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ था तभी उन्होंने अपने मुंह से राम जी का नाम बोला था। मतलब उन्होंने पैदा होते ही राम बोला, तो राम बोलने के कारण उन्हें राम भोला कहा जाता है। इसका आंसर राम भोला हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब अगला आपका प्रश्न है 7वां प्रश्न, ललित ललाम के रचनाकार हैं। ललित ललाम के रचनाकार कौन है? चिंतामणि हैं, भूषण हैं, देव हैं, मतीराम हैं। तो ललित ललाम के रचनाकार जो हैं वो आपको पता होगा, मतीराम है। कौन है? मतीराम। ये क्वेश्चन भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट, मार लो इस वाले को। हर में आता है, हर पेपर में आएगा, बोर्ड के एग्जाम में भी आता है, ये 12th एंड 10th के में भी। तो क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। जो फोर्ट विलियम कॉलेज था उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? आइए ऑप्शन देखते हैं, ए दिल्ली में, बी कोलकाता में, सी मुंबई में, डी मद्रास में। तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज था उसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। तो आपको याद रहेगा ये। आगे चलते हैं। अब आपका 9वां प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। मतलब ब्राह्मण पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, राधा कृष्ण दास हैं, नागेंद्र हैं। तो जो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं वो प्रताप नारायण मिश्र हैं। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। अब आपका 10वां प्रश्न है कि अनामिका के रचनाकार हैं। अनामिका के रचनाकार कौन हैं? महादेव वर्मा जी हैं, निराला जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, राजकुमार वर्मा जी हैं। तो अनामिका के जो रचनाकार हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। कौन है? निराला जी। आपका अगला प्रश्न है 11वां, हरिपद कोमल कमल सा पंक्ति में अलंकार है। मतलब ये जो आपको पंक्ति दी गई है, हरिपद कोमल कमला सा, इसमें अलंकार बताना है, हरिपद कोमल कमला। तो यहाँ पर अलंकार है उपमा। कौन सा? उपमा अलंकार है।
यहाँ पर समानता की जा रही है। आपका 12वां प्रश्न है, तरनी तरुजा तट तमाल तरोवर बहुछाय में अलंकार है। मतलब ये जो लाइन लिखी हुई है इतनी, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या संदेह है? तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। आप समझ गए होंगे। अब आपका 13वां प्रश्न है, काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? रस को कहा गया है, अलंकार को कहा गया है, छंद को कहा गया है, शब्द शक्ति को कहा गया है। तो ये बहुत आसान है। रस जो है उसे काव्य की आत्मा कहा गया है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट पेज आ चुका है। आपका यहाँ पर 14वां आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है। चलो पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब देखते हैं 14वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 14वां प्रश्न है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 16 होती है, 24 होती है, 26 होती है या फिर 14 होती है? तो रोला छंद जो होता है उसके ना प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 24 मात्राएं। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। अब ये 15वां प्रश्न दिया गया है, यवायाम सूत्र किस संधि का है? मतलब ये जो लिखा हुआ है ये आपको बताना है किस संधि का सूत्र है। आदि संधि का है, यण संधि का है, अयादि संधि का है, गुण संधि का है? तो ये जो सूत्र दिया गया है ये अयादि संधि का सूत्र है। किसका है? अयादि संधि का। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। सुधि प्लस उपास्य से शब्द बनेगा। मतलब यहाँ पर आपको संधि बनानी है। सुधि प्लस उपास्य से शब्द बनेगा सुधीपास्य, सुधापास्य, शुद्धिउपास्य, शुद्ध्यापास्य। तो हम आपको बताने, देखिए आप यहाँ पर पढ़िए सुधि, सुधि प्लस उपास्य, इसे आप भूल जाइए, आप इसे पढ़िए सुधि उपास्य। क्या हो रहा है? सुधि उपास्य, ऐसी आवाज़ आ रही है सुधि उपास्य। यहाँ पर पढ़िए सुधि उपास्य, सेम आवाज़ आ रही है। चलो आगे चेक करते हैं, सुधापास्य और यहाँ पर सुधि उपास्य। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसे भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो आपका ए राइट हो जाएगा। आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। तो आपका इसका ए हो गया 16वीं का। 17वीं पे चलते हैं। व्रत वित्त का अर्थ होगा। मतलब व्रत वित्त का अर्थ क्या है? तो जो व्रत का अर्थ होता है वो होता है चरित। क्या होता है? चरित। यहाँ पर भी चरित है। अब देखते हैं वित्त का अर्थ क्या है। वित्त का अर्थ होता है धन, सम्मान नहीं होता। तो यहाँ पर चरित धन हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। 18वां आपका प्रश्न है, द्विज के दो अर्थ हैं। मतलब जो द्विज होता है उसके आपको ऐसे पर्यायवाची शब्द बताने हैं, मतलब अनेकार्थी। इनमें से कौन है? तो द्विज के जो दो अर्थ हैं वो ब्राह्मण और दांत हैं। ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अब आगे चलते हैं। आपका 19वां प्रश्न है, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्तियों का अर्थ है। मतलब ये जो लोकोक्ति दी गई है आपको, अधगर गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ क्या है? सर्वज्ञ होना, गगरी का आधा भरा होना, अल्प ज्ञान परिश्रम। मतलब अधगर गगरी छलकत जाए, मतलब वह व्यक्ति जिसके पास बहुत कम ज्ञान हो, मतलब उसके पास अल्प ज्ञान हो। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 20वां प्रश्न ये आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आप इसे कर लेंगे। हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिए गए हैं, पहला आपको ये दिया गया है, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी आपको एक बड़ा गद्यांश दिया गया है, आपको इसी के बेसिक पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे पढ़ेंगे। आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। तो आपका भारतीय ये आपका जो दिया गया है शिक्षा के उद्देश्य से दिया गया है। तो आप इसे कर लेंगे। गद्यांश लिख देंगे। पृथ्वी पद में हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के शिक्षा के उद्देश्य नाम वाक्य लिया, ऐसे आप बना देंगे। आत्म साक्षात्कार का साधन क्या है, गद्यांश के एकांकित अंश की व्याख्या कर देनी है आपको, ऐसे आप कर देना है। और यहाँ पर अब आपको पद्यांश पर आधारित प्रश्न दिया गया है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी कैसे रदती रूप रसनाची में बतिया सुनी। मतलब कि जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण जी से कह रही, वो उद्धव जी से कह रही हैं कि हमारी जो आँखें हैं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भूखी हैं, तरस रही हैं। ऐसे ही आपको ये कर देना है। तो आप इसे भी कर लेंगे। इसके बेसिक पर आपको वो दिया गया है आधा, ये रहा आपका
आपको इन प्रश्नों को उसके बेसिक पर पद्यांश के बताना है। ठीक है। अब आपका तीसरा प्रश्न आता है, निम्न लेखकों में से किसी एक का साहित्य परिचय व कृतियाँ लिखो। मतलब आपको इन तीनों में से एक का आपको साहित्य परिचय व एक कृति का नाम लिख देना है। अगर आपको आता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का आता है तो आप उसे लिख सकते हैं। अगर आपको सरदार पूर्ण सिंह का आता है तो आप उसे कर सकते हैं। अगर आपको इनका नहीं आता है तो आप डॉक्टर संपूर्णानंद का कर सकते हैं। मतलब आपको इन तीनों में से एक का करना है। वैसे ही आगे चलेंगे तो यहाँ पर चौथा जो प्रश्न दिया गया है, निम्न कवियों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय व कृतियाँ लिखो। तो वैसे ही है, यहाँ पर इन तीनों कवियों में से किसी एक का लिख देना है। अगर आपको कबीर का आता है कबीर का लिख दीजिए, सूरदास का आता है सूरदास का, अगर नहीं आता है तो तुलसीदास का लिख सकते हैं आप। ठीक है। अब यहाँ पर ये पांचवा प्रश्न है, आकाशदीप अथवा प्रायश्चित कहानी का सारांश लिखो। मतलब इन दोनों में से बस एक करना है, यहाँ पर अथवा लगा हुआ है। यहाँ पर आप आकाशदीप का सारांश कर सकते हैं या प्रायश्चित का सारांश कर सकते हैं। तो आपको कोई सा भी आता है आप उसे कर सकते हैं। आकाशदीप जो थी कि जिसमें एक चंपा थी और जलदस्युओं द्वारा वो चंपा द्वीप पर आ करती थी, आकाशदीप से राहगीरों को दिशा दिखाया करती थी, ये वही कहानी है। प्रायश्चित आपकी जो बिल्ली थी, कबरी बिल्ली, उससे रिलेटेड है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सूतपुत्र नाटक के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। ये आपके ज़िले के हिसाब से ये क्वेश्चन आपको बदलता है। अगर आपके ज़िले में सूतपुत्र का है तो सूतपुत्र का होगा, किसी और का है तो किसी और का होगा। आप अलग ज़िले से बिलोंग करते हैं तो आप चेक कर लीजिए कि आपके ज़िले में कौन सा नाटक है। ठीक है। अब जैसे कि वहाँ पर गद्यांश पद्यांश की व्याख्या करने के लिए आई थी, वैसे ही सातवें प्रश्न में संस्कृत की व्याख्या करने के लिए आते हैं। तो इस संस्कृत का ये गद्यांश दिया गया है, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। मतलब आपको इसका संदर्भ भी लिखना है और आपको इसका अनुवाद भी करना है। तो पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। अयम पर्वतराज भारतवर्षस्य उत्तर सीमे स्थित तत् पैरवी शत्रुभ्य शतकम रक्षति हिमालय देव समुद्र गंभीर गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राव्य महानद्य सत्रदी विशाखा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रवतया नद्यश्च समाप्तपि। मतलब आपको ऐसे पढ़ के यहाँ तक आपको इसका पहले आपको लिखना है इसका संदर्भ जो है कि आपके प्रस्तुत गद्यांश आपके संस्कृत से आपका जो चैप्टर हिमालय है उससे लिया गया है। और इसका थोड़ी सी व्याख्या हो जाएगी कि जो आपका पर्वत हिमालय है भारतवर्ष की उत्तर दिशा में स्थित है तथा वह प्रहरी की तरह शत्रुओं से आपकी रक्षा करता है, ऐसे आपको इसकी व्याख्या करनी है। अब आपको संस्कृत का तो गद्यांश हो गया, अब संस्कृत का पद्यांश का नाम आता है। यहाँ पर आपको दिए गए श्लोक, फर्स्ट श्लोक एंड सेकंड श्लोक, आपको इनमें से किसी एक को करना है। यहाँ पर अथवा दिया गया है, या तो आप इसे करें या फिर आप इसे करें। ठीक है। अब आप आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे कि यहाँ पर दिए गए हैं किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो आपको इन चारों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिख देना है। ये तो बहुत आसान है। जैसे कि यहाँ पर ये वाला बोल रहा है, मैं 2 पुस्तक खरीदा, ऐसे नहीं होगा, मैंने 2 पुस्तकें खरीदी या मैंने 2 पुस्तकें खरीदी, ये आपका ऐसे बन जाएगा। और ये दिया गया, मोहन और सोहन विद्यालय गया, मोहन और सोहन विद्यालय गई या मोहन सोहन विद्यालय गए हैं, ऐसे बन जाएगा आपका। और यहाँ पर आपको 9वां प्रश्न है, गांव में संक्रामक रोग के रोकथाम के लिए चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखो। मतलब आपका ये पत्र लिखने के लिए भी आएगा तो आपको इससे लिखना होगा। और आपका 10वां व सबसे ज़्यादा नंबर वाला प्रश्न ये है कि आपको निबंध लिखना है। आपके पास 4 देंगे, प्रदूषण समस्या का समाधान, आतंकवाद समस्या का समाधान, भारत का चंद्रयान मिशन, मेरा प्रिय कवि। मैं आपको इनमें से 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट बता देता हूँ जो हर बार आते हैं। एक तो आपका ये हो गया मेरा प्रिय कवि और एक आपका ये हो गया प्रदूषण समस्या व समाधान। आप इन दोनों को तैयार कर लीजिए। ये 9th में भी आए थे भाई, ये 10th के बोर्ड एग्जाम में भी आए थे, ये 11th में भी आए हैं, ये 12th के एग्ज़ाम में भी आए हैं। मतलब आप इन्हें तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों आज का हमारा ये पेपर ख़त्म होता है। ये पेपर यहीं तक था, आप देख लीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें, लाइक